तो गाइस अदर कमीशन के अंदर क्या क्या आएगा हम लोग का? सर लॉटरी और इंश्योरेंस छोड़ के सब कुछ आएगा। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि अदर कमीशन के अंदर क्या क्या आएगा, क्यों आएगा, ऑल दैट। तो गाइस एक बात आप बोलो कि अदर कमीशन में आगे से बढ़ने से पहले हम लोग अभी क्या क्या कमीशन के बारे में बात किए? लॉटरी का बात कर लिए, इंश्योरेंस का बात कर लिए, और होता क्या है? और क्या कमीशन होता है बोलो? सेलिंग कमीशन। कम ऑन यार, आप लोग पीएल में जो 2 कमीशन बोल के लिखते हो तो उसमें है ना 90% तो सेलिंग कमीशन होता है। हाँ या ना? 90% क्या होता है आपका? सेलिंग कमीशन होता है। याद आ रहा है आप लोग को? तो सेलिंग कमीशन कहाँ जाएगा? पक्का। अच्छा, बीकॉम में चैप्टर था जो आप लोग को फेवरेट होता सकता है या रुलाया होगा, कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। याद आ रहा है? याद करो, वो सुनहरा दिन ऑफ बीकॉम का ये थे आप लोग, गुड सेंट्रल अप्रूवल बेसिस, गुड सेंटर कंसाइनमेंट बेसिस था ना। तो वहां पे 3 तरह कमीशन आप पढ़े होंगे, स्पेशल कमीशन, नॉर्मल कमीशन, और एक था फिरिंगी नाम वाला डेल क्रेडिया कमीशन। सुने हो कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सेकंड टाइम हो जाएगा, अभी बोलो एक बार। चलो ठीक है। 3 तरह कमीशन होता है। क्या क्या 3 तरह कमीशन होता है? स्पेशल कमीशन, नॉर्मल और डेल क्रेडिया। तो ये तीनों ही चीज किसके अंदर आता है? कंसाइनमेंट के अंदर ही आता है। तो कंसाइनमेंट कमीशन एक कमीशन था, सेलिंग कमीशन एक कमीशन हो गया। अच्छा, कमीशन एजेंट होते हैं बहुत जगह। कस्टम में जब माल आता है, मतलब बाहर से जब इंडिया में माल आते हैं, कस्टम हाउस जो होता है वह बहुत सारा कमीशन एजेंट मिलता है। मार्केट में माल बेचने वाले के लिए बहुत सारा कमीशन एजेंट मिलता है। तो इसके अंदर हम लोग 194 अप्लाई करेंगे। लेकिन मेरा कंफ्यूजन वो नहीं है, मेरा कंफ्यूजन की और जगह है। बोले एक बार सर, मार्केट में ना ऐसा बहुत सारा कमीशन होता है। जैसे कि एक कमीशन आप लोग ये भी शायद बीकॉम में पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे, अगर बीकॉम अच्छे से लिए होंगे तो। सर अंडर राइटिंग कमीशन, मतलब टेबल के नीचे लिखने के लिए कमीशन मिलता होगा अंडर राइटिंग, या कॉपी के नीचे लिखने का अंडर राइटिंग। किसको मिलता है अंडर राइटिंग कमीशन? हाँ वो जैसे ना कंपनी है, हाँ अनरजिस्टर्ड है, ओके शेयर सेल करना चाहता ओके। है, तो एक बंदा को पकड़ा है, मेरे 80% शेयर सेल। कंपनी अनलिस्टेड है मतलब? तो कंपनी कैसे बन? मतलब रजिस्टर्ड नहीं, मतलब बोलो अनलिस्टेड है, उसको अनलिस्टेड बोलते हैं, अनलिस्टेड बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ वो एक बंदा को पकड़ा, हाँ मेरे को शेयर सेल कर दो, हाँ ठीक है, उस शेयर का वैल्यू जो भी 1 रुपया 2 रुपये की मान लीजिए, वो सेल कर रहा है। जो शेयर सेल नहीं करता है तो उसको वो अपने पास रखना। समझ गया। तो अंडरराइटर कौन हुआ यहाँ पे? वो एजेंट है। सही बोला है, एकदम करेक्ट है। अंडरराइटर वो लोग होता है जो सेबी से अपॉइंटेड बंदा मिलता है बाहर में। देखो आज रिलायंस आईपीओ लेके आए, किसी को बोलने का दरकार नहीं है, खाली न्यूज आएगा मार्केट में कि रिलायंस जियो आईपीओ लेके आ रहा है। एसबीआई कार्ड लेके आया था एक साल पहले, एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई कार्ड जब आईपीओ, ये सब कंपनी। अच्छा, एलआईसी जब आईपीओ लेके आएगा, प्राइवेटाइजेशन हुआ ना एलआईसी कुछ परसेंट, तो एलआईसी जब आईपीओ लेके आएगा, एडवर्टाइजमेंट का दरकार है, खाली ये न्यूज आएगा मार्केट में कि एलआईसी आईपीओ लेके आ रहा है। सर आईपीओ का मतलब होता है, मैं बोलो नाम क्या तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णा, आईपीओ मतलब होता है कोई कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर लेके आते हैं मार्केट में। कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर लेके आते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्कीम लेके आते हैं उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट टाइम जब ऑफर लेके आते हैं, जिसको पहचानना है तो वो तो खरीद लेगा, लेकिन मान लो कि ऐसा कंपनी सब जानते ही नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं? अंडरराइटर को हायर करते हैं। अंडरराइटर क्या होता है? अंडरराइटर हाउस होता है मार्केट में, जिसके पास आप इतना शेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, इससे एक छुटकारा मिलता है। अगर शेयर ना बिके तो अंडरराइटर खुद रख लेगा। इसलिए अंडरराइटर को आपको क्या देना पड़ता है? कमीशन देना पड़ता है। अंडरराइटर क्या देना पड़ता है? कमीशन देना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, आज अगर किसी अंडरराइटर को, पहले बोलो अंडरराइटर को समझ में आया ना, जो क्या, जिसका काम क्या होता है? मार्केट में शेयर डिवेंचर को बेच देना। अंडरराइटर बेच देगा, अंडरराइटर बेच देगा। 90 से 2000 तक का जो सफर था, अंडरराइटर में बहुत पैसे कमाए। क्यों? मार्केट इतना डायनेमिक नहीं जितना आज हो गया। आज दरकार नहीं पड़ता है। आज विकास को शेयर परचेज करने आईपीओ में, वो किसी अंडरराइटर के पास जाएगा ही नहीं। जाओगे तुम अंडरराइटर, डीमैट ओपन करो, टाइप करो, ऑफर बिड लगा दो कि हमने 5000 रुपीज के लिए 5000 के लिए बिड कर दिया। इंडिगो पेंट्स आया था 2 महीने पहले, इंडिगो पेंट्स आया था, और एक क्या था रिसेंटली, और एक तो आया था कंपनी का नाम भूल जा रहा हूँ, ठीक है?
नहीं नहीं वो नहीं, मतलब मैं एक रेपुटेड कंपनी की बात करूँ जो रिसेंटली 1 महीने पहले लेके आया था, तो इंडिगो पेंट से हो गया और एक भी था। PNC नहीं नहीं वो सब नहीं, भूल जरा मैं याद है तो बता दूंगा। तो इन लोग का आईपीएस के लिए ना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब मतलब खाली मार्केट में न्यूज आए कि 1 मंथ के अंदर ये आईपीओ लेके आने वाला है, ऑफर लोग भर भरे करते हैं। तो इन लोग का अंडरराइटर का दरकार नहीं होता, आज के डेट में दरकार नहीं होता, बट फिर भी ऐसा नॉन रिप्यूटेड कंपनी जो है उन लोग को अगर दरकार पड़े तो वो लोग करेगा। और समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आज एक बात बताओ, अगर मान लो हम अंडरराइटर है और आपको कंपनी के शेयर में बेच दे रहा हूँ, तो आप मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? क्या कमीशन? क्या 194 अप्लाई करे? दैट इज माई क्वेश्चन। पब्लिक बोल रहे हैं हाँ, पब्लिक इसके ऊपर और चर्चा करेगी। दूसरे केस में जाए, ओला। ओला तो चलो खत्म, उबेर। ओला है मार्केट में, सब बात कर रहे हैं। उबेर का क्या है ना अभी उसी प्राइवेट, ये मतलब खत्म नहीं हुआ, बट प्राइवेट तरीके से उबेर का ही चलता है अभी। तो उबेर में जब आप बैठोगे ना, तो ड्राइवर से बात किए हो ऐसे टाइम पास के लिए? क्या बात करते हो? भैया जोर से चलाइए, एसी ऑन कर दीजिए, गाना चेंज कर दीजिए, ये सब बात करते हो तुम लोग? बढ़िया है क्या? हाँ वो भी बोलते हैं सर, ऑक्स से ऑक्स केबल का बहुत दरकार होता है, ठीक है। तो गाइस ओला का जो मतलब उबेर वाला जो भी है, सपोज मान लो आप कहीं से भाड़ा बुक किए हो, तो एक फेयर दे देते हैं आपका, इतना फेयर है। वो फेयर कौन डिसाइड करता है? वो उबेरिया वाला डिसाइड करते हैं कि फेयर इतना है। तो ड्राइवर का आपको भाड़ा देना होता है, या आप ओला मनी उबेर मनी से पे कर सकते हो। तो सिस्टम ये है कि उस भाड़ा का परसेंटेज ना उबेर रख लेता है। क्या बोल के रख लेता है? अपना कमीशन। क्यों? सर वो प्लेटफॉर्म बनाया, बायर और सेलर को कनेक्ट किया, तो फ्री में थोड़ी करेगा। तो मार्केट कुछ भी है, उसका तो लॉस है नहीं, क्योंकि जो भी भाड़ा हो उससे कमीशन तो उसको मिल जाएगा। अब जितना बच जाएगा पैसा उससे कमीशन देने के बाद, उसी से आपका डीजल या पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर है तो ड्राइवर का सैलरी, गाड़ी का मेंटेनेंस के देने के बाद जो अगर कुछ बचता है, जो बचेगा बोलना गलत होगा, अगर कुछ बच जाता है, दोनों में अंतर समझ में आता है ना? जो बच जाए मतलब बचेगा, और इसका मतलब शायद अगर कुछ बच जाए तो मालिक को मिलेगा, और मालिक बोलता है कुछ बचता ही नहीं। लिटरली डीजल का दाम जो रेट पे बढ़ा है, पेट्रोल का दाम जो रेट पे बढ़ा है, ओला उबेर उतना प्राइस हाइक नहीं किया आज के डेट में। बारिश के टाइम पे अलग बात है, बट नॉर्मल टाइम पे वो लोग का बचता नहीं है कुछ। मतलब मेरा कहानी नहीं, वो उन लोग की कहानी, दर्द भरी कहानी उन लोग के, लिटरली कुछ बचता है। अगर ड्राइवर से चला रहे तो कुछ बचता नहीं। तो ओला क्या ले रहे हैं आपसे? कमीशन। उबेर क्या ले रहे हैं? कमीशन। फ्लिपकार्ट अमेजन भी ऐसे ही करते हैं। वो जब प्राइस जो देखते हो मार्केट में, फ्लिपकार्ट अमेजन जो प्राइस क्या दुकानदार तय करता है कि फ्लिपकार्ट ये बिग ब्रांड है, कौन प्लान करता है? कौन प्लान करता है? फ्लिपकार्ट। पूरा सामान का लिस्ट तैयार करना होता है, पूरा वेंडर का लिस्ट बनाना पड़ता है, कौन सा वेंडर, फिर वेंडर को ऑफर फ्लिपकार्ट देता है। फ्लिपकार्ट का 2 तरीके से कहानी होता है। पहले फ्लिपकार्ट वेंडर से बात करेगा कि तुम्हारा फोन 40,000 का फोन मैं 20,000 में बेचूंगा, बोलो तुम्हें मंजूर है? अब तुम डिसाइड करो, अगर हाँ हो तो तुम इन हो, नहीं हो तो इन ना हो। क्योंकि बिग बिलियन डे में देखना, सेम प्रोडक्ट सस्ता भी दिखता है, महंगा भी दिखता है। चेक कर लेना आप लोग। मान लो कोई भी फोन आप देखो, सस्ता वाला प्राइस भी आ रहा है, ऊपर बेस्ट सेलर में वो आ रहा है, नीचे देखना 2-3 सेलर ऐसा भी है जो आज भी पुराना दाम में बेच रहे हैं, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट का बात नहीं है। दूसरा आता है बैंक ऑफर। एसबीआई क्रेडिट कार्ड होगा तो 5% इंस्टेंट डिस्काउंट, सिटी का होगा तो 5% और एडिशनल। ये फ्लिपकार्ट बोलते हैं उन लोग को बुलाओ, बैंक वालों को, जो लोग क्रेडिट कार्ड बेचता है। क्यों? वो लोग के वो लोग पार्टिसिपेट करें, इससे क्या होगा? वो लोग कस्टमर बढ़ेगा। तो फ्लिपकार्ट वालों 2 जगह से कमीशन मिलता है, एक वो वेंडर से, दूसरा ये बैंक वालों से। डन। तो फ्लिपकार्ट इज रिसीविंग व्हाट? क्या रिसीव कर रहे हैं? कमीशन रिसीव कर रहे हैं। 184 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ बात? ठीक है, क्योंकि इतना इजी होता तो हम इतना मेहनत तो करते नहीं। ठीक है, ओके। तो गाइस पहले बोलो सिचुएशन समझ में आया? भले ही नाम कमीशन हो, ये बात तो आपको पता चली गया होगा कि हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हर एक चीज को 194 के अंदर आता है कि देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग के पास कुछ डिग्री डिप्लोमा दरकार है, अगर है तो 194 जे, नहीं है तो 194 सी। बात बहुत है ना? कमीशन को बोलते ऐसा कोई लॉजिक है। पहले बोले 2 एग्जांपल क्लियर हुआ। ओला उबर मतलब ई कॉमर्स वाला बात करो, और वो आपका दूसरा क्या लिए थे? अंडरराइटर हुआ, वो अंडरराइटर का हो गया पूरा केस। ये सब लो। कंसाइनमेंट एक एग्जाम्पल है, कंसाइनमेंट की बात कर लेते। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट क्या होता है वो एक्चुअली?
ये क्यों सिखाया जाता है? हम लोग का दिमाग का दही करने के लिए, हम लोग का लाइफ का सुख चैन छीनने के लिए। बड़ा बड़ा काम आता है उसका। सबसे बड़ी बात होता है क्या चीज? लोडिंग को हटाना। बच्चे लोग तो समझ ही नहीं पाता है। क्यों? हमने जब हम लोग का स्टॉक भेजा उसको, तो लोड चार्ज करके भेजा। लोड मतलब कमीशन, बड़े हो ना, कॉस्ट प्लस 20%। फिर आपका टीचर सिखाया, अगर 20% बोला तो 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 ऑन परचेज। तो ठीक याद है सर? वो सब क्या था पता नहीं था, बट ऐसा सिखाया गया था हम लोग का। क्योंकि ऐसा सुख चैन छीनने के लिए तो पढ़ाया जाता है हम लोग की। लॉजिक भी है इसकी भी। क्या लॉजिक? क्यों सीखे कंसाइनमेंट? क्यों सीखे आज बोलो? क्या फायदे है सीखने के बाद? आज तक आपको लाइफ में कंसाइनमेंट आया? आया मैडम? आया कोई कंसाइनमेंट वाला टास्क? तो क्यों पढ़े? हम लोग क्यों पढ़े? एनी आइडिया गाइस? भाई साहब स्टार्टअप वाले भाई तो सुन लो, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। कंसाइनमेंट काम तभी होता है जब आपका बिजनेस करना है, खाली आपको सामान भेजना है, बाकी कोई और का यूज करना है। बता सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? बता रहा हूँ। अच्छा पहले ऑनलाइन से पूछ लेते हैं। ऑनलाइन वाला मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है? आप लोग को समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? थोड़ा सा हाँ ना बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा सुनो गाइज, थैंक यू जो लोग कंफर्म कर रहे हो। तो गाइज कंसाइनमेंट कब होता है? सुनो, आज एमआई, शायमी जो फोन कंपनी है, रियलमी, इन लोग का सर्विस सेंटर देखो आप लोग। रेडमी का तो चलो एक मिनट, रेडमी का तो आज जस्ट मिनट गाइज, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट बस। भूल गए कहाँ थे भैया? तो कंसाइनमेंट क्या होता है? सुनो, सैमसंग, एक आप एक बात बोलो, आज अगर मैं कहीं बिजनेस करना चाहूंगा तो फोन का एग्जांपल लेते हैं, लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। एचपी का सर्विस सेंटर दिखता है? दिखता है। एचपी स्मार्ट कैफे दिख जाता है। लेनोवो का भी दिखा है कभी? लेनोवो का ऐसा नहीं देखो, दुकान में एड्रेस रहेगा। एचटीसी बोल के एक फोन कंपनी था, पता है आप लोग को? बहुत एक टाइम पे था उन लोग का मार्केट, आज नहीं, वो अलग बात है। तो उन लोग का सर्विस सेंटर कैसा होता है पता है? ऐसा कोई ब्रांडेड सर्विस सेंटर नहीं होता था। एक दुकान का एड्रेस रहता है जो उसका ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है। नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं, उन्हीं लोग का है, डिस्ट्रीब्यूटर उन लोग का है, बट ऑथराइज उन लोग का होता है। ये क्या होता है? देखो, आज सैमसंग को पता है कि आज अगर हम इस डलहौजी एरिया में अपना एक स्मार्ट कैफे ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक जगह बुक करना होगा। जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ, टैक्स पढ़ने से पहले बिजनेस मॉडल को समझो। टैक्स देखना अपने आप इजी होता है, क्योंकि टैक्स का कॉन्सेप्ट बनते बिजनेस मॉडल के ऊपर देखते हो। टैक्स से बिजनेस चलता नहीं, बिजनेस से टैक्स चलता है। अगर बिजनेस है तो टैक्स है, नहीं तो किस बात का टैक्स? तो पहले बिजनेस को इज्जत देना चाहिए। तो आज मान लो डलहौजी एरिया में सैमसंग अपना स्मार्ट कैफे ओपन करेगा, तो सबसे पहले प्लेस लेना होगा इस जगह के। तो अब रेंट आपको पता है, पहले 5 लाख रुपए डिपोजिट देना पड़ेगा, फिर 1 लाख रुपए का मंथली रेंट मिनिमम डलहौजी एरिया का होगा। सॉल्ट लेक एरिया मिनिमम 1 लाख का होगा। 200 स्क्वायर फीट दुकान भी लेने जाएगा 1 लाख का आसपास होगा। शॉपिंग मॉल में जाएगा और थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, समझ रहे हो? तो वो करना, फिर आपको एम्प्लॉइज हायर करना पड़ेगा, वो टी शर्ट पहन के आपको दुकान में घूमना पड़ेगा। आएगा तो कस्टमर को वेलकम करना पड़ेगा। बहुत लोग सेल्फी खींचने आते हैं तो उन लोगों को सहना पड़ेगा, जाता है ना? तो उनको चेक करना चाहिए, टेक अ सेल्फी एंड ऑल दैट। तो इसको भी सहना है, मन तो करेगा, कुछ बोलने के बाद बोल नहीं पाओगे। फिर दिख गए तो अच्छा बात है, पैसा लगता है ना। और सैमसंग बोले एक काम करते, छोड़ो यार, मार्केट में ऐसा बहुत लोग हैं जिनको ना पैसा चाहिए, उन लोग को ढूंढो। मान लो हमने साउथ सिटी मॉल पे 200 स्क्वायर फीट का शॉप बुक कर लिया, लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है,
मैं सैमसंग को बोलूंगा मेरे पास जगह है, लेना है आपको, तो सैमसंग क्या करेगा, अपना पूरा स्टिकर विकर लेके आ जाएगा और पूरा दुकान को डेकोरेट करेगा और करके अपना पूरा फोन से पूरा भर देगा एकदम। शॉपिंग मॉल पे चेक करना 90% यही कॉन्सेप्ट होता है। दुकान जिसका रहता है, कंपनी उसका नहीं रहता। इससे क्या होता है, सैमसंग का फायदा, उसको रेंट बच गया, इलेक्ट्रिसिटी बच गया, पैसा वो तभी लेगा जब मेरा शॉप से फोन जाएगा। मेरा क्या फायदा होगा, खाली मैं दुकान लिया, खाली मैं दुकान लिया, बाकी स्टॉक अपने आप आ गया। जानते हो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को? शहर में ये एडवांटेज होता है। गांव में जाकर खोलोगे, छोले का रामगढ़ में जाकर खोलोगे, कोई नहीं आए। ऐसा जगह खोलोगे जगह फोन का डिमांड है। मेरे पास मान लो से फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड सुन लो पहले अच्छे से, साउथ सिटी मॉल जो हम लोग का कोलकाता का कभी प्रीमियम क्लास है, या एक्सिस मॉल या एक्रोपोलिस मॉल या जो भी हम लोग कोई जिसका भी नाम ले लो, 150 स्क्वायर फीट का दुकान ले लो, रेंट नाना करके 1,50,000 के आसपास आएगा, सारा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस मिला के। मिनिमम तो उतना आएगा ही, उससे कम तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, हमने उस टाइम पे मतलब दुकान लेके मैं सैमसंग को बुलाया, ओप्पो को बुलाया, वीवो को बुलाया। देखना ओप्पो आज तक कोई दुकान नहीं खोला है, जो दुकान में ओप्पो बिकता है देखना वीवो ही बिकता है। तो ओप्पो क्या टारगेट करेगा, ढूंढेगा मुझे, देखो उसको ढूंढो, हाँ कोई इसमें पता लग गया तो मेरे पास एक ओप्पो बोलेगा इतना पोर्शन में मैं अपना डिस्प्ले करूँ। हमने बोला हम तो ये चाहते थे, आ जाओ करो, तुम्हारा ये सर। तो ओप्पो अपना पूरा स्ट्रक्चर लेके आएगा, स्टिकर आदमी सब वो प्रोवाइड करेगा। दुकान मेरा, बिजनेस उसका है, उसको पैसा कब मिलेगा, जब फोन दिखेगा। मेरा क्या फायदा हुआ सर, मेरा फायदा ही फायदा, पूरा स्टॉक ही मेरे फ्री में मिलेगा। ओप्पो का बोलो, वीवो का बोलो, वन प्लस का बोलो, वो लोग ऐसा ही करते हैं, तो कमीशन मुझे ही मिलेगा, लेकिन मुझे देना पड़ेगा ऑफकोर्स। लेकिन स्टॉक को पता इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा ना मुझे। स्टॉक किसका है, वन प्लस। तो वन प्लस पहले तो था ही नहीं, अभी रिसेंटली चलो वो भी एक तो खोलने लगा। वन प्लस तो पूरा ऐसा करता था, पहले तो अमेजन एक्सक्लूसिव था उन लोग का। जब वो लोग ऑफलाइन मोड पे आया वन प्लस, तो वन प्लस ने ऐसे दुकान को टारगेट किया। तो उससे फायदा क्या होता है, वन प्लस देख रहा है यार मेरा भी मार्केट का बिगिनिंग है, सैमसंग कर सकते, बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन मुझे तो आना पड़ेगा ना मार्केट में, ओप्पो तो आना पड़ेगा। और वो लोग एडवर्टाइजमेंट इतना खर्चा करता है, इसे सब लोग खर्चा नहीं करना चाहते। ये होता है कंसाइनमेंट। ओप्पो का कंसाइनमेंट आएगा तुम्हारे पास के 10 पीस F90 प्रो, F19 प्रो, 10 पीस, थोड़ा उसका जो मॉडल है वो सब आके पूरा डिस्प्ले करके दे। जैसे डिस्प्ले से स्टॉक घटेगा, मालिक फिर आगे बस तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा। समझ रहे हो? हाँ या ना? करना है ऐसा बिजनेस, सो गो एंड ऑक्यूपाई द प्लेस इन शॉपिंग मॉल। मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। हाँ, गांव में एप्पल आएगा लेना। वो कौन सा वाला एप्पल पता है, पेड़ से तोड़ने वाला एप्पल, फोन वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छा करो, समझ में आया वाला पार्ट। अच्छा, तो गाइस ये गया, ये होता है कंसाइनमेंट। और एक कंसाइनमेंट क्या होता है, अच्छा ये कंसाइनमेंट दूसरा एग्जाम्पल है, सिम कार्ड। क्या थैंक यू सो मच, मुझे तो लगा तो जादू है। क्या ये गुड्स है कि सर्विस है? मेरे को तो नहीं है, सर्विस है। सिम कार्ड दिखता है यार, अब चल सकता फोन तो सिम कार्ड, माइक्रो, नैनो, मिनी होता है ना सिम कार्ड। सिम कार्ड गुड्स है कि सर्विस है? ऑनलाइन वाला क्या लगता है, सिम कार्ड क्या है, सर्विस है गुड्स है? अगर आपको सिर्फ आंसर ले लेते हैं। अच्छा, पब्लिक बोले सर्विस सर्विस सर्विस, ओके। सुनो 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 सुनो, सिम कार्ड जो है तो वो गुड्स ही, लेकिन टैक्स में वो कैटेगरी सर्विस, क्योंकि वो कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, सिम कार्ड का बिजनेस पता है कैसा होता है? जियो का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर रखा है या वोडाफोन का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर रखा है, उसके पास जियो वोडाफोन अपना सिम भेज देगा, उसको खरीदा पड़ा है 100 रुपए, तुमसे जब बेचेगा वो 150 में बेचेगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर से कितने में लिया, 100 रुपीज। से फॉर एग्जाम्पल, आई नो फ्री में मिलता है, बट एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ। इस टाइम पे सिम कार्ड बहुत महंगा था, पता है आप लोग को? मैं उस जमाने का बात कर रहा हूँ, मुझे आज भी याद है, फास्ट जो मोबाइल फोन हमने यूज किए थे, वोडाफोन मेरा फास्ट कनेक्शन था, तो उस टाइम पे 392 रुपीज रिचार्ज करने पे 175 रुपए का टॉक टाइम मिलता था। उस टाइम में बहुत पॉपुलर था मिस कॉल, किसी को बुलाना है हम लोग बोलते हैं गिव मी मिस कॉल, एक मिस कॉल में जल्दी आ जाएंगे, 3 मिस कॉल मतलब अर्जेंट, हम लोग तो प्लान करते थे। और गलती से भी अगर फोन उठा लिया तो खैर नहीं। ठीक है, तो मैं उस जमाने का बात करूं जिसमें वो ऐसा भी कॉस्ट कटिंग नहीं होता था, फोन पे बात करना तो भूल जाओ, फोन है मतलब ठीक है।
फोन पे इनकमिंग आता है तो ठीक है, तुम ठीक ठाक हो, और फोन पे बैलेंस है तो तुम अमीर हो। ठीक है क्या बेटा, हम जिस टाइम का बात कर रहे थे उस टाइम में तुम प्राइमरी स्कूल में जाते थे, तब उस टाइम का बात कर रहे हैं, तुम जिस टाइम बात करो उस टाइम पे कभी नहीं पता चला। ठीक है तो ऐसा बात मत करो। ठीक है, तो गाइस उस टाइम पे सिम कार्ड महंगा था, 300 रुपए 500 रुपए का सिम कार्ड होता था। स्टूडेंट बेनिफिट बोल के एयरटेल एक फोन सिम कार्ड लेकर आया था। इसको एयरटेल का क्या बेनिफिट था, रात को 8 बजे से 10 बजे से सुबह का 8 बजे तक एयरटेल फ्री। तो उस टाइम पे अगर फ्री में बात करना था तो दो सिम लेना पड़ता, और वही सेम ऑपरेटर का। आज ये सब कॉन्सेप्ट बोलोगे बच्चों के लिए, बोलोगे इसे क्या है, बट ये सब जमाना हम लोग गुजर के आए हैं। ठीक है क्या, एयरटेल सबसे पहले स्टूडेंट वाला बेनिफिट लेके आया, उसके बाद वोडाफोन आया। सिद्धार्थ, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम जिस जमाने का बात कर रहे हैं उस टाइम पे तुम फोन देखे ही नहीं हो। एयरटेल नहीं था उस टाइम पे, वोडाफोन था, बीएसएनएल था, रिलायंस था और एयरटेल था। और उस टाइम में टावर भी एक बहुत बात का, एमटीएस बहुत बात का बात है। मोबाइल फोन सस्ता कौन किया पता है आपको? टाटा इंडिकॉम। नहीं, टाटा इंडिकॉम ने सस्ता किया था उस टाइम पे। मोबाइल सुन लो पहले, सुन लो, तुम लोग को पता नहीं, सुन लो। वो नहीं, उससे पहले क्या करो, रिलायंस का जो था वो सीडीएमए वाला सेट था, वो एक स्कैम था। स्कैम था मतलब वो पोस्टपेड वाला कनेक्शन था। वो भारत मेरा मुट्ठी में बोल के एक स्कीम लेकर आया था अनिल दुर्वे अंबानी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बोला था कि भारत मेरा मुट्ठी में बोल के एलजी का सेट लेकर आया था। तो वो एक पता चला बहुत स्कैम था, कोई बिल पे नहीं किया। प्रीपेड का जब से कनेक्शन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मोबाइल फोन में रिचार्ज कराने से आपको इनकमिंग आता था, मतलब रिचार्ज जैसे कि अभी भी है ना, 30 का रिचार्ज नहीं करोगे इनकमिंग नहीं आएगा, वो उस जमाने में आता था। टाटा इंडिकॉम ने क्या ऑफर लेके आया था कि हम लोग का फोन कनेक्शन लो और आपका इनकमिंग इस साल तक, मतलब खाली फोन आएगा, बाहर नहीं जाएगा। आज जैसे एकदम उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर था। एयरटेल क्या लेके आया था, एयरटेल 2 महीने बाद लेके आया था कि मेरा कनेक्शन नो, 999 रिचार्ज करो, लाइफ टाइम फ्री। चेक करना यूट्यूब में, इसका पूरा फीचर चेक है। उस टाइम में फोन में बहुत ज्यादा सीन था, तो मुझे आज भी ऑफर याद है। तो एयरटेल लगा 999 फ्री। फिर आया था आपका मार्केट में एयरसेल, यूनिनॉर, ये सब धीरे धीरे आया। क्या बोला है कि 700 मिनट फ्री, 800 मिनट फ्री, ऐसा करके। और यूनिनॉर का बात ऐसा भी वो लोग टैगलाइन दिया था कि फोन करते करते बैटरी खत्म हो जाएगा लेकिन टॉक टाइम खत्म नहीं होता भी था ऐसा, इतना टॉक टाइम खत्म ही नहीं होता था। फिर टाटा का यूनिनॉर, फिर टाटा का डोकोमो आया था, फिर आया था एमटीएस। ये सब बहुत बाद है। रिलायंस जियो तो आपको पता है, खैर बहुत बाद है। तो उस टाइम पे सिम कार्ड महंगा था, फ्री में नहीं मिलता था। फिर ये फ्री का स्कीम चालू हुआ, बाय वन गेट वन फ्री वाला कार्ड एंड ऑल दैट। चलो, मेरा वो नहीं था, सिंपल सा बात है, 100 रुपए का सिम कार्ड अगर 150 पे बेच दूं तो प्रॉफिट कितना है? इनकम टैक्स बोलते हैं 50 प्रॉफिट नहीं है, 50 होता है आपका कमीशन। ये 50 को हम लोग क्या मानेंगे? इसका कमीशन। तो सिम डिस्ट्रीब्यूटर अगर 100 रुपए का सिम 150 में बेचता है या 200 का सिम 250 में बेचता है, 50 रुपीज प्रॉफिट नहीं है, उसका क्या होगा? कमीशन। और कमीशन आते ही पक्का। तो हम लोग 4 एग्जाम्पल लिए, ऑनलाइन वालों 4 एग्जाम्पल लिए, हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते। आज सिम कार्ड पैसा लगता है खरीदने में, फ्री में आता है पर वही सिम कार्ड का दाम हो गया जो रिचार्ज का दाम। ठीक है, पोस्टपेड में पोस्टपेड फ्री नहीं, बिल के साथ ऐड कर देता है। ठीक है, वो तो पोर्ट हो गया ना, पोर्ट का तो अलग बात, पोर्ट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट। कैसे सुनो जो मैं बोलो, सुनो पहले ध्यान सुन लो। क्या बोल रहा था? हाँ, तो हम लोग का 4 एग्जाम्पल लिए थे। हम लोग क्या क्या 4 एग्जाम्पल लिए? सबसे पहले क्या एग्जाम्पल था हम लोग का? सबसे पहले था अंडर राइटिंग कमीशन वाला। तो गाइस, अंडर राइटिंग भले वो कमीशन हो, याद रखना वो कभी भी 194 एज के अंदर नहीं है। क्यों सर? कमीशन जो होता है ना, उसमें एक रिलेशनशिप देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि जो कमीशन दे रहा है और जिनको कमीशन मिल रहा है, ये दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या रिलेशनशिप? प्रिंसिपल टू एजेंट। जो कमीशन दे रहा है, जिसको कमीशन मिल रहा है, ये दोनों के बीच एक रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन होना चाहिए? प्रिंसिपल टू एजेंट। अब देख लो, इसमें सब प्रिंसिपल टू एजेंट वाला रिलेशनशिप है। देख लो, इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल है, इंश्योरेंस एजेंट क्या है? एजेंट है। लॉटरी ऑर्गेनाइजर प्रिंसिपल है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे उसका एजेंट है। तो कमीशन आते ही आपके बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए? प्रिंसिपल एंड एजेंट। अंडरराइटर कभी आपका एजेंट नहीं हो सकता।
अंडरराइटर भी प्रिंसिपल है, आप भी प्रिंसिपल हो। यहाँ पे काम हो रहा है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। कमीशन तो एक नाम है। क्या काम हो रहा है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। कमीशन एक क्या है? नाम है। तो अंडरराइटिंग का सेक्शन आइदर 194 जे में जाएगा या तो 194 सी में जाएगा। अब आप बोलो अंडरराइटिंग का कमीशन सी कीजिए, कहाँ डालना सही जाएगा? सी कीजिए, आंसर इज जे। अंडरराइटर होने के एनएससी का एग्जाम पास करना पड़ता है, एनएससी का, तब जगह अंडरराइटर बन सकते हो। आप लोग शेयर का ब्रोकर ऐसे नहीं बन सकते, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, पता है? ये जीरोधा या फिर जो भी जितना आप स्टॉक जितना सारा कंपनी खोल के रखा है, सबके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस एनएससी देता है, उसके एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए, तब जाकर आपको मिलेगा वो। तो 194 सी कीजिए, डिग्री है, सी कीजिए 194 जे। सेकंड एग्जाम्पल था वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म वाला। सर ओला का जो मालिक है वो कौन है? प्रिंसिपल है। ओला एजेंट है उसका, क्यों ही प्रिंसिपल है? वो भी तो प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल की प्रिंसिपल टू एजेंट, सी कीजिए, बोलो। या तो 194 सी हो जाएगा, एच नहीं होगा, ठीक है। ओके गाइस, बोलो समझ में आया? ओला प्रिंसिपल है तो उबेर भी प्रिंसिपल है और गाड़ी का जो ओनर है। तो यहाँ पे जो कमीशन जो लेना देना हो रहा है कौन सा सेक्शन, आई मीन कौन सा केस है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल की प्रिंसिपल टू एजेंट। तो 194 एच होगा, भले कमीशन हो। यहाँ पे क्या होगा? 194 सी। डिग्री चाहिए क्या? मुझे फॉर्मूला 1 ड्राइव सीखना है, तब जगह लाइसेंस मिलेगा, उड़ा के लेके जाऊंगा गाड़ी, चल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो 194 सी क्लियर हुआ। अच्छा, कंसाइनमेंट कमीशन 194 एच, क्योंकि वो आपका एजेंट ही है। जब सैमसंग मेरा दुकान पे फोन रखेगा, तुम्हें क्या लगता है सैमसंग रख के चला जाएगा और हम कल से दुकान ही बंद कर दे? कि एग्रीमेंट साइन होगा, एग्रीमेंट साइन होगा, सैमसंग एक बंदा आएगा, इंस्पेक्शन होगा, स्टॉक क्या कर रहे हैं, मान लो वापसिंग का ऐसा मौका मिलेगा, सैमसंग का फोन उठा के लेके घर चला गया, महंगा वाला बोला मेरा है, तो सैमसंग बोला हाँ तुम्हारा है, पैसे दो। तो तुम बोला रेंट एडजस्ट कर लेना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो ये सब चीज कहाँ जाएगा आपका? 194 एच में जाएगा। हाँ, स्टॉक दिया है वही बड़ी है। तुम सोच के देखो, तुम बिजनेस में जीरो इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा जो बिकने का सामान है वो पूरा मेरा है, तो रेंट में क्यों दूं? वो सैमसंग, ओप्पो, जिसके लिए मार्केटिंग भी दरकार नहीं, लोग खाली आएगा बोलेगा ये दीजिए वो दीजिए। हाँ, एप्पल ऐसा नहीं करते। एप्पल का ऑथोराइज जो एजेंट है वो दो ही है, इमेजिन स्टोर है एंड मैपल स्टोर, यही दो तो है जो ऑथोराइज डीलर है पूरा इंडिया का एप्पल का। और बाकी जो दुकान एप्पल का फोन बेचता है वो ऑर्डर देके बेचता है। इंडिया में ऑथोराइज डीलर दो लोग से बेचता है, इमेजिन स्टोर और मैपल, ये दोनों, ठीक है। हाँ, मैपल का वो एप्पल का खुद का रहता है, तो एप्पल खुद ही ये सब चीजें, एप्पल आउटसाइडर का अलाउ नहीं करता, उनका अलग अलग मर्जी है। वैसे एप्पल का ऊपर तो उसको बोल रहा है कि मेरा कस्टमर लिमिटेड है, मेरा नया कस्टमर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जो है वो मेरे साथ, उसको इतना वारंटी गारंटी जो है वो मेरे साथ है, सीधा छोड़, ठीक है। तुम शिफ्ट कर गए हो ना? ओके, तो गाइस क्लियर हो ये वाला पार्ट, लिख लियो आप लोग। तो ये जो 4 पॉइंट छोटे छोटे लिख के लिख लो। अच्छा, सिम कार्ड कहाँ है? सिम कार्ड 194 एच। सिम कार्ड डीलर जो सिम कार्ड बेच के प्रॉफिट अर्न करो, प्रॉफिट ही कमीशन है, कमीशन है। तो अगर कोई दोस्त आपको सिम कार्ड का बिजनेस करता है, उसको बोलना तेरा टीडीएस काटेगा। कौन सेक्शन में काटेगा? 194 एच में काटेगा। क्यों? ये कमीशन है, वो प्रॉफिट नहीं है, वो कमीशन है। क्यों बोलो तो कैश 100 रुपए का सिम कार्ड तुम अगर बेच रहे हो तो 50 प्रॉफिट होता है ना। आप लोग से सबसे पहले मैं सवाल क्या पूछा था याद है? सिम कार्ड गुड डे की सर्विस है, आप लोग क्या बोले थे? तो किस बात का स्टॉक है फिर? ये स्टॉक नहीं है ना, इसलिए इसको कमीशन माना जाता है।
हाँ, अगर पूरा 15,000 कमीशन मिलता है तो मतलब इतना सिंपल तो बेचो उसको। हाँ, होलसेल मार्केट का प्राइस लेगा कैसे? ये जो फोन मुझे 51,000 में मिला है, इसका होलसेल का प्राइस है 47 या 46 4 सौ का। तो 4,000 एक्चुअली इसका लॉन्च में 72 था, तो पूरा हाफ ऑफ मार्जिन लोग रखते हैं, इसलिए इसका दाम कभी देखना 40 के नीचे नहीं है। कॉस्ट ही उसका है ना, आप तो 54 या 56 हो रहा है, जितना भी हो जाए ये सेफ्टी को हटा देगा ये लोग और सेफ्टी ऑब्सोलेट कर देगा और प्राइस कम, जैसे वन प्लस 7 अभी तो मिलेगा ही नहीं, देख लो, और मिलेगा तो वो 30 के आसपास ही मिलेगा, 2 साल पुराना। हाँ जी, तो जो भी अगर किसी को स्टॉक पड़ा है तो 30,000 का स्टॉक पड़ा रहेगा, वो 20,000 में नहीं बेचेगा क्योंकि उन लोगों का कॉस्ट उतना ही था। इसे बात होता है और कुछ नहीं। गाइस सबको समझ में आ रहा है? इस तरह के एग्जाम्पल से कि आप लोग का स्टडी इजी होता है, खाली मजा ही लेते हो, इजी होता है, याद रहता है। यस, चलो इससे आ जाओ। नहीं, पूरा साल का। हाँ। इसको ना तुम अच्छे से खिलाओ पिलाओ यार, ये जब क्या करते समझ में नहीं आता, देख देख के गलती लिख रहा है। कहाँ मंथली लिखा है? ठीक है, कुछ करिए, कुछ करिए आप, ठीक है। आपका ग्रुप का बंदा है, सब ऐसे कर रहे हैं। नोट, पहला नोट क्या था? कंसाइनमेंट। Consignment commission is liable to TDS under section 194H। बात हुआ था, कंसाइनमेंट कमीशन कहाँ TDS जाएगा? 194H के अंदर जाएगा। नेक्स्ट, अंडर राइटिंग का मतलब समझ में आया ना आप लोग को? Underwriting commission is liable to it's not liable to, है ना? ये सब बात हो चुका है। फिर क्या हम लोग का टोटल जो शेयर आउटस्टैंडिंग उसका एलसीबी को भी बचेगा ही नहीं, वो तो माना ही देगा मेरे पूरा शेयर बिक गया। मैं अगर तो 50,000 चिपक दे रहा हूँ तो 50,000 बिक गया, मैं मान लूंगा, मैं अपने अकाउंट से 50,000 की एंट्री करूँ, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 की एंट्री करूँ, तो जितना बाजी का तुम रख लियो ना। नेक्स्ट 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 क्या है? और वो रख लेता है, क्यों पता है? क्योंकि उसका फायदा है। एलटीपी जो होगा वैसे बेचेगा, एलटीपी तो मार्केट डिसाइड करता है, वो तो डिसाइड करेगा। हाँ तो बेचेगा, वो बेचेगा, वो लोग रखने से सही रहता है वो लोग, क्यों पता है? क्योंकि आईपीओ के दिन प्राइस सही होगा। क्या कहते हैं लोग? आप लोग को सुन के लगा होगा कि अंडर राइटर का तो लॉस होता है, कुछ लॉस नहीं होता उन लोग का, प्रॉफिट होता है बहुत। वो चाहता है कि शेयर उसके पास रहे, क्योंकि आईपीओ के दिन 100 रुपए का शेयर पक्का ना करके 200 तो होगा ही, तो 100 का शेयर 200 मतलब कितना % रिटर्न? पूरा 100% रिटर्न हो गया। तो उसी का तो धंधा है ना। कमीशन कितना मिलेगा? मिलेगा तो 3%, और वो मिलेगा पूरा 100। वो तो चाहते हैं कि शेयर रहे मेरे पास। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपनी चाहता है कि मेरा शेयर अंडर राइटर के ना थ्रू डायरेक्ट बिके। वो तो बात का बात हुआ भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? हाँ तो वो तो कैपिटल गेन टैक्स तो लग ही जाए, लगने तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सोच के रख रहे हो, अगर 2 लाख का शेयर है मेरा, एक दिन में उसका वैल्यू 4 लाख होगा, एक दिन में। हाँ, पैसा डबल करने का 2 तरीका है।
एक मैं लेक्चर से सीखा हूँ, वो कपिल शर्मा वाला शो में जो आता है कि 1 लाख रुपए आईने के सामने रखो 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करो, आईपीओ मतलब 1 लाख का वैल्यू डबल मतलब 2 लाख एक दिन में हो जाए। वो चाहते हैं कि शेयर उसको पास रहे। अंडरराइटर बनना है तुम्हें, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला आप लोग को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जो लिख रहे हैं हम लोग प्लीज कंफर्म एवरीवन। guys, commission received on e-commerce platform. भाई का दिखो साबुद्दीन क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये डिबेट बाद में कर लो, देखो तो बात करता है कौन? आज पता चला तुम्हें? वो तो बैच फोन कैसे पता था? Not liable to ये एग्जाम्पल क्लियर है ना? 194H ई कॉमर्स का कमीशन फ्लिपकार्ट के थ्रू। भाई वासिम, तुम जब ऑनलाइन किसी को सहारा लोगे तो उसे कमीशन देना पड़ता है, सीरियस मत काटना इस सेक्शन में। क्यों? तुम भी प्रिंसिपल हो, वही प्रिंसिपल है। मेरा सामान अगर अमेज़न देख के देता है, अमेज़न का एजेंट बन गया, इतना हिम्मत मेरा अमेज़न का एजेंट बना लिया हमने, ठीक है। मेरा पूरा जिंदगी का पूरा ये खरीद लेगा उसके इतना नेटवर्क है, तो वही प्रिंसिपल है, हम भी प्रिंसिपल है। अमेज़न का जो ये है ना, आना ही चाहिए। सिम कार्ड बोलो, सिम कार्ड, सिम कार्ड। साउद्दीन टीडीएस पढ़ लो, इंडिया वर्ल्ड कप जीता, दैट्स फाइनल। देखो अभी फिर बोलोगे सर ये समझ में नहीं आता, वो नहीं आता, बोल नहीं बोलेंगे। अरे सेलिंग सिम कार्ड 100 रुपीज, ओके। तो बोलो 50 रुपीज क्या है? वेरी गुड। अंडर सेक्शन कौन सा? 194H होगा, ठीक है। पैकअप 194H पैकअप हो गया। कमीशन पैकअप, तो कमीशन सुनते क्या है आना चाहिए आपको? 15.5। पोस्टपेड का बिकता है, पोस्टपेड का दाम 300 रुपीज फ्लैट। पोस्टपेड का सिम कार्ड का दाम 300 रुपीज है। हम 26 डेज देखेंगे। टू ऑल माय स्टूडेंट्स, इधर देखो, टू ऑल माय स्टूडेंट, समझ में आया वाला पार्ट? यस नो? आगे बढ़ू, शैल आई मूव ऑन? लास्ट सेक्शन, चलो हेडिंग करो। 194I
मजा आएगा। मेरा फेवरेट है। 5 सवाल का जवाब। शुरू करें? चलो स्टार्ट। आप लोग का फेवरेट? एनी पेयर अदर देन? ओके, यही कौन होगा? पर एनम। हाँ, अच्छा, लैंड बिल्डिंग, ये देखो, लैंड बिल्डिंग है 10%। चुप करोगे तुम लोग? तो बात कर लो, फिर हम आते क्या नहीं, इरिटेट कर दो सर तुम लोग करते करते। राजेश, व्हाट इज दिस? वासी वक्त तुम चुप हो जाओगे? ऐसा लोग चुप होने के लिए? अच्छा, लैंड बिल्डिंग भाड़ा पे लेंगे तो 10% और प्लांट रेफिशियरी भाड़ा पे लेंगे तो 2%। ओके, स्टार्ट करें? शुरू, लिख लियो। अच्छा, इतना सारा सेक्शन पढ़ने के बाद एक टास्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है? ये सेक्शन को खुद इंटरप्रेट कर सकते हो। पहले 5 सवाल को खुद इंटरप्रेट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। टीडीएस कौन काटेगा 194 में? बोलो, लिखा हुआ है सर। हर कोई काटेगा, वो जो छोड़ के, कौन इंडिविजुअल एक्सेस छोड़ के जिसका लास्ट का टैक्स नहीं हुआ है, किनसे काटेंगे? वही रेजिडेंट पे। ये तो दीवार पे छप गया होगा आप लोग का, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्प्टेड कितना है? 2,40,000। पूरा साल का रेंट अगर 240 तक रहेगा, मतलब मंथली 20,000 करके रहा तो नो टीडीएस। 20 क्रॉस करते ही टीडीएस काटेगा। फिर क्या है रेट? अगर लैंड एंड बिल्डिंग भाड़े पे ले रहे हो तो 10%, प्लांट मशीनरी भाड़े पे ले रहे हो तो 2%,
कब कटना है? वही मेकिंग पेमेंट और गेटिंग द पार्टी विच एवर इज आईपीओ। खुद को पढ़ा पाओगे तो ऑनलाइन स्टूडेंट ये परमिशन पूरा क्लियर है। हम दे रहे हैं वाह मोदी जी वाह, क्या बात है, इतना कुछ क्या सीन है, मतलब इतना कुछ होने के बाद ये भाई टीडीएस कौन काटता है? हाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? क्या कभी कभी ना मुझे समझ में नहीं आता है कि हम सही पढ़ा रहे तो थैंक यू सर। अच्छा तो गाइस गेटिंग योर नोट्स। इसमें पढ़ने लायक चीज है नोट्स, ठीक है? स्टार्ट करें पढ़ना। सुनो ध्यान से, नोट्स में क्या क्या पढ़ना है। अच्छा आप लोग सब वो कोर्स करो, पैसा लो में एनरोल कर लियो। आ गया क्लास का टाइमिंग आप लोग का? मंडे से शायद क्लासेस होगा, कमिंग मंडे से टाइमिंग मैसेज आ जाएगा आप लोग का। क्या? हाँ अभी कराएंगे। चलो एक नोट नंबर 1 हेडिंग करो। अच्छा एक एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, सुनो ध्यान से। पहले बात बोलो, देखो ये घर का जो भाड़ा है ये क्या दुकान के लिए कि रहने के घर के लिए? पहले ये बात बोलो। फिर ये दुकान के लिए होगा, रहने के लिए बिजनेस कौन करने जाएगा? तो आज अगर मुझे दुकान भाड़े पे लेना है, गाइस सुन लो, बिजनेस मॉडल डिस्कस करो 1 सेकेंड ताकि आपको समझने में इजी रहे। आज कहीं भी अगर दुकान भाड़े पे लेना चाहोगे तो जो दुकान का मालिक होगा या जिसके पास ऑथराइजेशन रहेगा वो आपसे 2 बात करेगा। क्या 2 बात? एक कॉन्सेप्ट होता है इंडिया में सेलावी बोल के, बंगाली में तो सेलावी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलता है डोंट नो, वही बोलते हैं। एक सेलावी बोल के थोक पे अमाउंट मांगेगा, 2 लाख 5 लाख 10 लाख पोजीशन के हिसाब से वो देना पड़ेगा। और पर मंथ का जो रेंट है सोसाइटी एरिया हिसाब से या तो 2 मंथ का या तो 4 मंथ का एडवांस देना पड़ेगा। ब्रोकरेज 1 मंथ का अलग से देना पड़ता है। जानते हो ना मार्केट में भाड़ा देने है, इसलिए कोई दुकानदार नहीं चाहता कि शिफ्ट करके और जगह जाए, क्योंकि पहले बात तो ये पैसे का ट्रांसफर का चिक होगा, 1 मंथ का ब्रोकरेज फालतू देना पड़ेगा। ये जो बंदा देख के देगा वो लेगा ही आपसे ब्रोकरेज, ये सिस्टम है मार्केट का। तो आज मुझे एक दुकान लेना है जेन्युइनली, मैंने राजबिहारी एरिया पे खोज लगाया और मुझे शॉप मिल गया है। मुझे बोला गया 2 लाख का एडवांस करिए, जिस दिन आप छोड़ोगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 2 लाख आपको एज इट इज मिल जाएगा, और मंथली जो रेंट है उसका 2 मंथ एडवांस दीजिए। मतलब दुकान का चाबी हाथ में लेने से पहले मुझे लैंडलॉर्ड को एक थोक अमाउंट देना होगा और 2 मंथ का एडवांसमेंट देना होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो 2 लाख का रेंट एक थोक और मान लो 30,000 करके रेंट है तो 60,000 2,60,000 मुझे लैंडलॉर्ड के हाथ में ट्रांसफर करना पड़ा टू गेट द पोजीशन एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे। होता है ना ऐसा, आप रहने के लिए भी लेने जाओगे देखना ऐसे ही होता है। हाँ, रहने घर में थोड़ा अमाउंट का होता है। पीजी का आई डोंट नो पीजी के क्या कंडीशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, बट फैमिली में कोई रूम लेने जाओगे सॉल्ट लेक एरिया, न्यूटन एरिया या आसपास एरिया में, पहले आपसे 20-30,000 का एडवांस मांगेगा, फिर 2 मंथ का आपको रेंट देना पड़ेगा और ब्रोकरेज जो है उसको देना पड़ता है। दैट इज द सिस्टम पूरा क्लियर हुआ? सिस्टम क्लियर हुआ? अब मेरा सवाल बहुत सिंपल है, हमने लैंडलॉर्ड को कितना पैसा दिया? 2,60,000 दिया तो गेट द, सर दुकान में गया ही नहीं है, मतलब ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हुआ है, पहले पैसे देने दे दिए। मेरा अकाउंटेंट को जब ये बात पता चला, वो जो चेक बना के दिया मुझे, तो अकाउंटेंट पूछे सर इसका तो एंट्री करना पड़ेगा, 2,60,000 का एंट्री तो करना पड़ेगा। वो हाँ करना पड़ेगा, और मेरा जो बिजनेस है वो कंपनी है, तो आपको पता है कंपनी जब रेंट पे करेगा टीडीएस काटेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था टीडीएस कौन काटेगा, हर कोई काट सकता है, 2 जन छोड़े। कौन सा 2 जन छोड़ गए? इंडिविजुअल टैक्स रेट नहीं हुआ है, मेरा कंपनी है, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? कमॉन यार, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। अब जब मैं टीडीएस काटने वाले तो मेरा अकाउंटेंट कंफ्यूज, बोले सर टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर काटू? एंटायर 2,60,000 के ऊपर काट लू, 2 लाख के ऊपर काटू कि 60,000 के ऊपर काटू कि टीडीएस ना काटू? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया सबका? ऑनलाइन वालों क्वेश्चन सबको समझ में आया? आई हैव टेकन अ शॉप ऑन अ रेंट बेसिस। रेंटल में मुझे एक शॉप लेना पड़ा जिसके लिए 2 लाख रुपए लैंडलॉर्ड को देना पड़ा और 60,000 मुझे उसको एडवांस रेंट के तौर पे देना पड़ा। तो टोटल मुझे उसके नाम पे कितना चेक बना के देना होगा? 2,60,000 चेक बना के देना होगा। 2,60,000 जब मैं चेक बना के उसके नाम पे दिया लैंडलॉर्ड को मेरा दुकान के लिए, मेरा बिजनेस है कंपनी का, क्या मुझे टीडीएस काट के उसको देना है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अगर आंसर हाँ है तो अमाउंट क्या 2 लाख होगा, 2,60,000 होगा कि 60,000 होगा? पब्लिक बोल रहे 60। ऑनलाइन वालों आप लोग क्या आंसर है? आप लोग क्या बोल रहे हो, टीडीएस की नो टीडीएस? अगर टीडीएस है तो कौन सा अमाउंट के ऊपर? ओके, पब्लिक बोले 60,000 के ऊपर। अब यहाँ पे ना दो कंडीशन है। पहले बात, वो जो सिक्योरिटी मुझे 2 लाख रुपए दिए हो उसमें कंडीशन होता है। क्या कंडीशन? आपको रिफंड लेना है कि एडजस्ट करना है, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको रिफंड लेना है कि एडजस्ट लेना है। तो 90% केस में रिफंड नहीं मिलता है, बट बहुत सारे केस ऐसे होते हैं एरिया के हिसाब से, अगर आपको लगेगा लैंडलॉर्ड से पैसा निकालना मुश्किल है तो बेटर है एडजस्ट कर लो। यार पता है तो कुछ होता है, देखो लक्ष्मी जी जब आप दोगे तो वो खुशी खुशी ले लेगा पैसा, अभी क्या जब लेने जाओगे ना वो क्या बोलेगा पता है, रुको जरा सबर करो, तुमने दुकान अभी खाली की हो तो नया टेनेंट आने दो, उससे लेके मैं तुम्हें दूंगा, खत्म, टाटा बाय बाय, उसी टाइम पे खत्म। तो यही होता है ऐसा। आप क्या कर लोगे? लैंडलॉर्ड को किडनैप कर लोगे? ऐसा तो आलतू फालतू काम तो नहीं करेंगे सर। तो आप देख लो उसमें क्या करना है कि उससे पैसा वसूलना इजी है कि टफ है। अगर टफ है तो बोलो भाई मैंने एडजस्ट कर लूंगा, जब मैं आपका दुकान खाली करने वाला हूं तब भाड़ा देना बंद कर दूंगा, कितना जितना होता उतना नहीं दूंगा। फिर वो क्या करेगा पता है, तुम जैसे 2 मंथ का भाड़ा नहीं दोगे वो बोलेगा बाकी पैसा लो दुकान खाली करो, क्योंकि उसके से लॉस हो रहा है ना भाई। सबको पता है कि 2 लाख रुपए जो एडवांस ले रहा है, थोड़ा सिचुएशन प्रैक्टिकली सोचो, वो 10 साल बाद लौटाना होगा, तो क्या 10 साल और 2 लाख एकदम पूरा सजा के रखेगा अलमारी के अंदर, हर रोज सुबह उठ के देखेगा एक बार करके कि 10 साल बाद उसको लौटाना है कि खर्चा हो जाए? आप होते तो आप क्या करते बताओ? रख देते अलमारी के अंदर खर्चा। अब जब खर्चा हो जाएगा तो पैसा स्वाहा कौन? अब मान लो आपको पास रेंट भी नहीं आ रहा है, क्यों? हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो कितना दिन सोओगे आप? 1 महीना 2 महीना, फिर आप बोलोगे क्या मुझे इसको खाली करना। तो खाली करना मतलब नया टेनेंट लेके आओ, उससे जो एडवांस मिलेगा भाई तू तेरा ले, आगे बढ़। ये होता है टेक्निक पैसा वसूलने का, पता है मार्केट में, तो ये सब चलता है मार्केट में, ठीक है। तो गाइस सुन लो, एग्रीमेंट लिखने के टाइम पे अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट बोले रिफंडेबल, जैसे कि देखना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जो मीटर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर, उसके लिए देखना पैसा सीएससी वाला लेकर रखता है या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी भी लेकर रखता है। एक जमाने में हम लोग का टेलीफोन कनेक्शन होता था, वो रिसीवर वाला टेलीफोन कनेक्शन, तो रिसीवर का जो दाम था 20,000 2,000 रुपए उसके लिए लेकर रखता था। जिस दिन कनेक्शन काट दोगे
वो पैसा को लौटा देगा। तो रिफंडेबल केस अगर हुआ तो उसके लिए तो इनकम ही नहीं हुआ वो ना, उसके लिए तो लाइबिलिटी हो गया, तुम्हारे लिए क्या एसेट हो गया। तो आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट है, नो टीडीएस ऑन 2 लाख। लेकिन 60,000 का जो आपका टैक्स है, रेंट है, ये तो एडवांस रेंट है ना, प्रीपेड है, तो एडवांस के ऊपर टीडीएस की नो टीडीएस? टीडीएस का। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एडवांस जो है वो क्या है, अगर वो रिफंडेबल है तो नो टीडीएस, एडजस्टेबल है तो फुल टीडीएस। रिफंडेबल एडजस्टेबल समझ में है आप लोग का? रिफंडेबल मतलब जिस दिन घर छोड़ोगे तो मिल जाएगा, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, रोकेगा, ऐसा नहीं होता है। देख लो ना, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, तो जितना लैंडलॉर्ड से पाला पड़ा है ना मेरा क्लाइंट का, कोई भी एक बार कैसे निकालेगा? नहीं दिया ना, देखा ही नहीं है, यही दिया तुम लोग का। क्या बोला? तुम लोग का राहुल गांधी वाला मेमो भाई, मारना पीटना इज नॉट अ सोल्यूशन, ऐसा मत बोलो, ठीक है? तो यही होता है एडवांस, इसलिए लोग रिफंडेबल में नहीं जाते, लोग क्या बोलते हैं भाई एडजस्ट कर लो, ठीक है? अच्छा, मैडम से क्वेश्चन है, बोले कि सर जब घर छोड़ने का टाइम आया तब कंपनी को रियलाइज हुआ कि लैंडलॉर्ड झमेला करेगा, पैसा नहीं, तब क्या कंपनी एडजस्ट करेगा? मैम एग्रीमेंट तो तब लिख के रखे हो ना, तब वो कानून दिखाएगा, सनी देओल आ जाएगा, ठीक है, बोलेगा देखो आपका साइन है, तो रिफंडेबल होगा, भाड़ा आपको देना पड़ेगा। देखो लैंडलॉर्ड के साथ अगर रिश्ता करोगे तो ऑलवेज 80% उसी की तरफ ही जाएगा। क्या? तो उसको पैसा दिए क्यों हो तुम फिर? पर एडजस्टमेंट नहीं करना, पैसा भी नहीं देना, तुम तक का सामान तोड़ फोड़ किया मुझसे घर का। देख लो, तुम लोग कितना मान का एडवांस देखने नहीं जा रहे, कितना मान का नहीं दे रहे? तो मार्केट में ऐसा होता है ना, मीनिंग समझ में आया? सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख लेना, एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट का बात कर रहा हूँ, ठीक है? घर का डिपॉजिट जो होता है, समझे हो? यस नो? अच्छा, मार्केट में और भी चीज होता है, पता है? आप लोग अगर भाड़े का कुछ भी लेना चाहोगे, दुकान हो, घर हो, तो थोड़ा सा ना इंक्वायरी कर लेना। क्या इंक्वायरी? लैंडलॉर्ड तो सिर्फ डील नहीं करता, डील करता है ब्रोकर। लैंडलॉर्ड तो पिक्चर में रहता ही नहीं, जो ब्रोकर है सारा डील वही करता है, ठीक है? तो ब्रोकर बोला है कि आपका मंथली रेंट 30,000 करके है, तो अगर वो 30,000 रेंट बोलता है ना, तो 3-4,000 और ऐड करके रखना। क्यों? जो बिल्डिंग है उसका मेंटेनेंस आएगा, अदर एम्यूनिटी से खर्च सब आएगा। अब जैसे घर में एंट्री करोगे, एडवांस सब क्लियर हो गया, फिर ब्रोकर आके आपको चुपके से बोलेगा पर मंथ जो मेंटेनेंस होगा वो आपको देना पड़ेगा। तुम सोचे तुम्हारा 30,000 करके रेंट था, मेंटेनेंस का बिल समझ आया 3,000 रुपए, उसको पता है तुम घर छोड़ के जा नहीं सकते हो, क्यों? डिपोजिट एग्रीमेंट साइन कर चुका हो, सेकेंड खत्म, देना ही पड़ेगा आपको। मतलब आपके पास जो रेंट का बिल आएगा
तो उसके साथ आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी आए, तो लिख लो। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस, treatment of maintenance charges and other expenses, right together, treatment of maintenance charges and other expenses, क्या है ये सुनो देखो। So answer is treatment of maintenance and other expenses, मतलब electricity bill and all that, guys। बहुत बार लैंडलॉर्ड, इसलिए पीजी में क्या होता है बता दे रहा हूँ, एक रूम पे मान लो 3 शेयरिंग है, ऐसे होते हैं पीजी कोलकाता में, कोलकाता नहीं आउटसाइड कलकत्ता 3 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, तो 3 शेयरिंग मतलब पर हेड मान लो 7,000 करके, तो एक रूम से उससे कितना कलेक्शन होगा, 3 7 तो 21,000, उसी के अंदर आपका खाना पीना इलेक्ट्रिसिटी सब इंक्लूडेड। तो आप जो 7,000 पे कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चला इलेक्ट्रिसिटी कितना है, मेंटेनेंस कितना है, खाना पीना कितना है, टोटल 7,000 का होल आप पे कर रहे हो। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप सब चीज दे रहे हो, तो लैंडलॉर्ड का पूरा 7,000 इनकम है। तो अगर मेंटेनेंस चार्जेस सेपरेटली नहीं शो हो रहा है, उसका बिल अगर सेपरेटली नहीं दिया जा रहा है, तो पूरा इनकम माना जाए। जैसे हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में पढ़ते ना कॉन्सेप्ट कि कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल का दाम अलग से शो अगर नहीं करते तो पूरा अमाउंट को डिडक्ट करेगा। सेम यहाँ पे लैंडलॉर्ड आपको मेंटेनेंस बिल समझ दिया कि मैडम सर आपके पास इतना मेंटेनेंस बिल है, और बिल आपके पास है, तो वो लैंडलॉर्ड की इनकम नहीं। लैंडलॉर्ड ने उसके नाम पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो पूरा बिल आपको समझ दिया, बोले ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आप करते हैं तो बहुत लैंडलॉर्ड करता है, बिल तो उसी के नाम पे आएगा ना, बिल कॉपी आपको दे दिया, और आपको जितना बिल है उतना ही पे कर रहे हो। इसमें क्या लैंडलॉर्ड की इनकम हो रहा है कि रीइंबर्स हो रहा है? जो भी अगर पेमेंट इनकम तो नहीं हो रहा ना, तो नो टीडीएस। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड बोलते 15,000 तो इलेक्ट्रिसिटी सब इंक्लूडेड है, तो आप क्या करोगे? 15,000 उसकी इनकम है और उसको टीडीएस कटोगे। तो मतलब ये मेंटेनेंस चार्जेस है, अदर एक्सपेंसेस का सेपरेटली बिल आता है, और अगर लैंडलॉर्ड उसके ऊपर कमीशन नहीं खा रहा है, अपना प्रॉफिट नहीं रख रहा है, तो नो टीडीएस ऑन मेंटेनेंस चार्जेस, नो टीडीएस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? उसको इनकम नहीं। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड बोल रहे ऐसा बहुत है, जैसे पीजी में ऐसा एग्रीमेंट होता है, आप मान लो सुबह का 8 बजे निकलते हो, रात के 10 बजे जाते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी खाली रात में यूज करते हो, और कोई आपका दोस्त बोले पूरा दिन ही घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कायदे सारा भाड़ा तो उसको देना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, पीजी वाला को जब बोलोगे बोलेगा ऐसा नहीं चलता। तो पीजी वाला को तुम भी रहो पूरा दिन घर, तुम भी रहो, तुम काम बोले बाहर जाओ तुम, तो तुम्हारे पास कुछ आंसर नहीं है। और वो दोस्त उसको तुम बोलोगे भाई फैन ऑफ कर, बोलेगा रेंट हम भी देते हैं, तो मुश्किल होगा। तो ये सब दिल पे झेलना पड़ता है, ठीक है। शेयरिंग में तो ऐसा होता है। तो गाइस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो लिख दो, इफ इट इज शोन सेपरेटली then no TDS, right? जो लोग सोसाइटी में रहते हो, मेंटेनेंस आई मीन फ्लैट या फिर ऐसा रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहते हो, उनको पता होगा ओनरशिप आपके पास हो या टेनेंट हो, एक मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, एक आधे स्क्वायर फीट के हिसाब से। आप जितने फ्लोर ऑक्यूपाई करोगे एक फिक्स चार्जेस आपको देना पड़ेगा, वही क्लीनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी गार्ड, अदर एमिनिटीज। तो वो तो सोसाइटी का इनकम है ना, लैंडलॉर्ड का तो इनकम नहीं है, तो नो टीडीएस, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ऐसे जो रेंट पे कर रहे हो, लिफ्ट के लिए भी ऐसे को पैसा देना पड़ेगा। आप भले ही लिफ्ट यूज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो साफ सफाई जो होता है हर टाइम पे, सीडीबीडी वगैरह, तो इससे मेंटेनेंस चार्ज होते हैं। ये रेंट के अंदर इंक्लूसिव नहीं है, ये अलग है, मेंटेनेंस चार्ज के अंदर आएगा, स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा ना। जब जानते हैं ना सब काम जानते हैं ना हम लोग मार्केट में आया ना। नेक्स्ट, अच्छा शहर में अगर घर हो तो घर खाली घर भाड़े पे होते हैं, घर का दीवार भी भाड़े पे दिया जाता है। शहर में अगर आपका घर हो तो खाली घर ही भाड़े पे होता है, घर का दीवार भी भाड़े पे हो जाता है। गजनी मूवी देखो, गजनी मूवी, उसको सारा कहानी देखना वहीं से स्टार्ट होता है। वो कल्पना जो था ना मैडम, उससे घर से होर्डिंग थी तो कहानी स्टार्ट होता है ना पूरा। तो अगर आपका रोड फेसिंग घर है, ओके, तो घर का अगर बाहरी दीवार एक्सटीरियर वॉल
उसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट वाला आ जाएगा। और अगर आपका पूरा बिल्डिंग ही रोड फेसिंग होगा तो बिल्डिंग के ऊपर देखना स्ट्रक्चर बनाएगा एक तो, और बना के एडवर्टाइजमेंट करेगा। चेक कर लेना, होते मतलब घर तो रेंट पे होता ही है, घर का बाहरी दीवार भी आप भाड़े पे दे सकते हो। मैं मजाक नहीं करो, होता है यार। रूफ टॉप एवरीथिंग, मतलब कुल मिला के रोड फेसिंग कुछ भी हो सब कुछ भाड़े में मिल जाए। ठीक है क्या? हाँ, तो इसलिए तो रोड फेसिंग लोग घर लेता है ताकि 3.5 अर्निंग हो। तो गाइस एक बात बताओ, हम घर भाड़े पे नहीं दे, घर का दीवार भाड़े पे दे। सुनने में ऑड लग रहा है बट होता है ऐसा। बाहरी दीवार, एशियन पेंट, हर घर कुछ कहता है। ठीक है, तो गाइस बाहरी दीवार जब भाड़े पे देंगे एडवर्टाइजमेंट वालों को, और वो भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। ब्राइट मीडिया, ठीक है, फिर आपका जेनेसिस, जैसे बहुत सारा कंपनी है, मैट्रिक्स, ये सब कंपनी क्या करता है, ये ढूंढता है कंपनी। आज मेरा कंपनी का ब्रांडिंग करना है तो मैं किसी घर वाले से बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा ब्राइट मीडिया से, मैं बात करूंगा मैट्रिक्स से। ये लोग दीवार भाड़े पे लेकर रखा है। आप देखना कोई भी शहर का जो होर्डिंग होता है वो परमानेंट नहीं रहता। एक महीना इसका एडवर्टाइजमेंट, दूसरे महीना अगला एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो सर हम लोग का, ध्यान से सुन लो, हम लोग का अगर दीवार भाड़े पे देते हैं हम लोग, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। तो आया ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा ये? एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन बोलो टीटीएस काटना है तो 194 की 194 आई। आंसर इज घर अगर 194 आई में आएगा, घर का दीवार भी 194 आई में ही आएगा। इनकम टैक्स बोल रहा है विदाउट घर दीवार बना के दिखाओ, बना के दिखाओ विदाउट घर, पॉसिबल है? तो 194 आई, घर अगर 194 आई में जाएगा तो दीवार भी लिख लो। लेटिंग आउट ऑफ आउटर वॉल। तुम लोग शांत रहोगे? अब भाई साहब क्या बोल रहे थे? पिलर घर क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, तुम बेच देना घर पूरा, ठीक है। अच्छा सुनो, दीवार के बाद थोड़ा छत, रूफ, क्या घर का छत भाड़े पे बिकता है? मोबाइल फोन का जो टावर होता है, ओके, तो बताओ घर का छत भाड़े पे दे रहे हैं। अच्छा घर कंप्लीट कर लेते हैं। दीवार हो गया, छत हो गया, अब फर्श, उसको भी छोड़ना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, फर्श भी भाड़े पे होता है। फर्श मतलब फ्लोर। अबे नालायक, बिजनेस के लिए बोल रहे, रहने के लिए नहीं बोल रहे यार, अब तो चुप हो जाओ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, पीएससी का जो ऑफिस है दलाल स्ट्रीट में, उसके अंदर अभी कभी जाने का मौका मिले तो आपको जाके क्या दिखेगा पता है? एक टेबल और 2 चेयर लेके ऐसा करके स्क्वायर करके बॉक्स बना के बैठा हुआ है। यहाँ पे जीरोधा है, वहां पे एंजल है, वहां पे अपस्टॉक से ऐसा करके पूरा ब्रोकर बैठा हुआ है। दे आर ट्रिमेंडसली बिजी। कभी यकीन ना हो, शायद मूवी आता बाजार बोल के, ठीक है, तो देखना उसको ओपनिंग सीन में वही दिखाता है, और पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर ही पूरा मूवी पिक्चराइज किया गया है। तो बहुत जगह क्या होता है, एक बड़ा हॉल को फ्लोर में डिवाइड कर दिया जाता है। और फ्लोर ये काम पता है होता है, जब कोई एग्जीबिशन होता है, मान लो नेताजी इंडोर में एग्जीबिशन होगा, तो पूरा इंडोर तुम ले लोगे, वो टेबल स्क्वायर के स्क्वायर फीट हिसाब से मिलता है।
उसको बोलते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। लेटिंग आउट ऑफ टेबल स्पेस, टेबल स्पेस मतलब एक टेबल 2 चेयर ऐसा करके वो जगह है, ठीक है। लेटिंग आउट ऑफ टेबल स्पेस इज समझ में आया? तो घर भाड़ा पे दोगे तो 184i, दीवार भाड़े पे दोगे तो 184i, छत, फर्श और कुछ रह गया घर का भाड़े पे देते हैं।